चलिए मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखेंगे। कॉमन पेपर लाइए, उसी से लिखते हैं। अब आज एक बार चेक कर लीजिए। बोला गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई आर स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बताओगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और यह है कितना? 40 पाई आर स्क्वायर। तो इधर 2 पाई है और 1 पाई इधर कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 40 पाई। बोला गया है कि जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो बताओगे एक वर्ग है और इसकी भुजा जो है आर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो बताओगे वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, मतलब आर का स्क्वायर। और आर का स्क्वायर कितना आ गया? 40 पाई आ गया। आपका आंसर बी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है, क्या बोला गया है सुनने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है 15,625 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही हो? मतलब प्रत्येक 3 महीना पे ब्याज लगना है। तो आप मुझे बताने का प्रयास करोगे जब प्रत्येक 3 माह पे ब्याज लगना है तो आप मुझे बताओगे 9 माह में कितना तिमाही हो जाएगा? तो 3 तिमाही हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग हो जाता है क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होता है। 4 से भाग दोगे तो 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4% रेट बन गया। आप मुझे बताओगे इसमें ब्याज कितना बनेगा? 15,625 पे। ठीक है, तो 4% का फ्रैक्शन मान 1/25 होता है। तो आप बता दोगे 26/25 एक साल में ब्याज हो जाएगा, फिर 26/25 हो जाएगा एक तिमाही में। 3 तिमाही है तो 3 बार गुना करेंगे, 25 25 25 6 कितना हो जाएगा? 15,625 हो जाएगा। इससे इसको कट जाएगा। और 26 गुना 26 गुना 26 गुना 26। अब बताओगे 26 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 26 का क्यूब क्या होता है? कोई बच्चे बताओगे? कोई बच्चे 26 का क्यूब बताओगे? 17,576 कितना होता है? 17,576 होता है। ये आपका हो गया अमाउंट। अमाउंट हो गया। आपसे पूछा जा रहा है ब्याज, तो मूलधन कितना है? 15,600 है। तो मूलधन घटा दोगे, 15,625 घटा दोगे तो बचेगा ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, और 16 में से 15 जाएगा तो 1951 रुपया। 1951 रुपया ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1951। ये बताओगे किसी भी संख्या पे पावर अगर माइनस में रहे तो इसकी मान होता है 1/a। माइनस वाला पावर खत्म हो जाता है। तो अगर ये संख्या रिवर्स करोगे, इसको 4/3 है तो 3/4 करोगे, मतलब उलट दोगे तो ये माइनस वाले पावर खत्म हो जाएगा। तो यहां से बचेगा 3/4 पर पावर -6 गुना में 3/4 पे पावर -8 बराबर में 3/4 पे पावर n। अब देखोगे दोनों का बेस समान है तो ये माइनस, सॉरी माइनस, ये प्लस हो जाएगा। दोनों के बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। तो पावर जुड़ेगा तो 3 पे पावर, ये -6 में +8 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और इधर 3/4 पे पावर n है। अब बताओगे दोनों का बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा। दोनों का बेस समान है, पावर बराबर हो जाएगा, मतलब 2 बराबर में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो n की मान कितना हो जाएगा? 2। तो जो कि इसमें कोई नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसमें बताओगे। अब देखिए आप इसको इधर कर दीजिए, इधर करोगे तो पहले से था 2n -1, ये इधर जाएगा गुना, तो 8 को लिख सकते 2 पे पावर 3, और पहले से था n-3, तो ये गुना हो जाएगा 2 पे पावर, ये हो जाएगा 3n-9 बराबर में 1। तो सुनने का प्रयास करो, दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है। तो पावर हो जाएगा 2, 2 पे पावर ये जुड़ेगा 3 और 2 5n हो जाएगा। और सुनने का प्रयास करोगे, सुनने का प्रयास करोगे, और ये इधर तो 9 और 1 -1 और -9 तो कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। बराबर में 1 को लिख सकते हो 2 पे पावर 0। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, दोनों जगह बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो 5n -10 बराबर में 0,
10 उधर चला जाएगा तो 5n बराबर में 10, तो n की मान हो जाएगा, कटेगा तो 2 हो जाएगा, इससे काटोगे तो 2 हो जाएगा। n बराबर में 2 पूछा गया, n का वैल्यू क्या होगा, तो n की मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता तो वो 1 के बराबर होता। अगर हमारा बेस अगर समान रहे, ठीक है, बेस अगर हमारा समान रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे ए है तो हो जाएगा a m प्लस n हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला गया दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की क्या प्रायिकता है। तो बताओ, दो पासा उछाला गया तो 6 छक्का 36 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो टोटल कितना आएगा, तो जितने बार 6 को, क्योंकि एक पासे पे 6 अंकों तक होता है, 2 बार उछालोगे तो पावर में स्क्वायर करोगे, 3 बार उछालोगे तो पावर पे क्यूब करोगे, ठीक है। 6 छक्के 36 तो टोटल 36। अब बोला योगफल 5 हो, तो अगर योगफल 5 हो तो 6 तक में, अगर योगफल 6 हो मतलब 6 तक में क्या करते हैं, उसमें से एक कम करते हैं, ठीक है। तो वो आपका टोटल आ जाएगा, इवेंट आ जाएगा, मतलब कितने पासे पे आपका जो है योगफल 5 आएगा। क्या करेंगे, इसे योगफल 5 हो तो 5 में से एक कम करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4, 4/36, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 9 चौके 36, 1/9, ये आपका आंसर होगा। या आपका योगफल बोल दे 7 बोल दे, 8 बोल दे, 12 बोल दे, तो आप 13 में से 12 घटा दोगे। अगर योगफल 12 बोले तो 13 में से घटाओगे। योगफल 6, 5, 6 के नीचे बोले या 6 तक बोले तो उसमें से एक घटाओगे। कितना घटाओगे, एक घटाओगे। एक घटाकर टोटल लिख दोगे, ये आ जाएगा। बोला गया 5 होने की प्रायिकता क्या, योगफल 5 होने की, तो आप 5 में से एक घटा दिए, 4 बटा कितना हो गया 36, काटोगे तो 1/9 आ जाए। बोलता योगफल 7 हो तो 13 में से घटाते 7 के, योगफल 10 हो तो 13 में से घटाते, मतलब 6 से नीचे योगफल बोले, 6 तक बोले तो आपको 6 में से एक घटाना है, 5 में से एक घटाना है। और अगर बोले, सुनने का प्रयास करो, अगर बोले 7 बोले, 8 बोले, योगफल 10 बोले तो 13 में से घटाना है, 13 में से घटाना है। ये बताओगे, बोला गया एक बिंदु है, अब बोला गया है ए और बी, ए और बी है, और बीच में सी है, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 1 1, और ये ए का दिया गया -2 और 7 दिया गया है, और इसका मालूम नहीं एक्स और वाई। आप जानते हैं एक्स और वाई, मान लीजिए आप जानते हैं इस तरह का अगर फॉर्मूला रहता है, क्या होता है, अंतः विभाजन फॉर्मूला, ये होता है सी। अगर इसका निकालना रहे, सी का कोऑर्डिनेट निकालना रहे, तो अगर ये x1 x2 रहे, y2 रहे, और ये x2 y2 रहे, तो कैसे निकालते हैं, और m/n में डिवाइड रहे तो इसको इसमें गुना करते हैं, क्या होता है x1n, और इसको इसमें करते हैं, ये क्या होता है प्लस में x2m बट्टा में m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट आता है, y में गुना करेंगे तो क्या होगा y2, ये क्या होगा y1, ये y1 n प्लस में y2m, ये जाएगा y2 m, और m प्लस n होता है। इसी में इससे इससे अब ये कितना इश्यू में डिवाइड किया है, किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो 3:2 में डिवाइड किया है। ये इधर जाके गुना होगा, तो पहले x के साथ गुना करोगे तो 2 दूनी 4 -4, इसको इधर जाके x में गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस में 3x बट्टा में ये दोनों का अनुपात का योगफल 3 2 5, ये क्या आएगा, इस कोऑर्डिनेट के x अक्ष आएगा तो 1 आएगा, ये जाएगा 5, इधर जाएगा 5, 5 में -4 है उधर जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 3x बराबर में 9, तो x की मान 3 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालिए, तो 2 से पहले y कोऑर्डिनेट इधर क्या है 7, 7 दूनी 14, इधर से y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y है, तो 3 गुना y 3y, और 3 2 5, अब बराबर में क्या है, तो 1 है, y कोऑर्डिनेट सी के जगह पे, तो ये उधर चला जाएगा 5, 5 14 में से 5 जाएगा तो क्या होगा -9, तो 3y बराबर में -9, तो y की मान हो जाएगा -3, तो x हो गया 3 और y हो गया -3, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बताओगे, ये आप उड़ाओगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये उड़ाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसको काटोगे तो 2, ये 5, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आप बताने का प्रयास करोगे, ये हो जाएगा इधर x और y को इधर ले तो y इधर आ जाएगा। ऊपर में बचा था, क्या बचा था ऊपर में,
तो ये आप बताने का प्रयास करोगे, ऊपर में क्या था तो 2 था, और ये 15 इधर आएगा तब 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओगे y माइनस एक्स, तो 75 में से 2 जाएगा तो 73 हो जाएगा। y प्लस एक्स, ये दोनों को जोड़ोगे 77 हो जाएगा, मतलब 73/77। सिंपल क्वेश्चन था, 73/77 हो जाएगा, 73/77 हो जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या है? लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया लोहे के एक ठोस टुकड़े 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है, इसको ढालकर एक गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या, जब भी ढाला जाएगा या दूसरा वस्तु बनाया जाएगा, तीसरा वस्तु बनाया जाए, तो आयतन को पिघलाया जाता है। आप मुझे बताने का प्रयास करोगे, ठोस का टुकड़ा है, तो आप बताओगे इस घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया था, तो आप बताओगे गोले का आयतन क्या होगा। तो सुन, गोले का त्रिज्या क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पिघलाकर यही बनेगा। तो आप बताओगे 4/3, मतलब सबसे पहले किसको पिघला रहे हो, तो घनाभ को, तो घनाभ के आयतन क्या होगा, तो ये यही घनाभ का आयतन है, और ये पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है। 4/3 पाई का मान 22/7, आर मुझे पता नहीं, वही निकालना आर क्यू। ठीक है, जो कटता है उसे काट दीजिए, जो कटता है उसे काट दीजिए। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, आप इसको 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब देखोगे, अब इधर 3, 3 कितना बार हो जाएगा, इधर से 3 आएगा, इधर से 7 आएगा, तो आर क्यू का मान ये 49 है, और 7 आएगा, तो 7 3 बार हो जाएगा, 7 पे पावर 3, क्योंकि 2 7 यहाँ पे है और एक 7 इधर से आएगा। 2 गो 3 यहाँ पे है और 1 गो 3 यहाँ पे है, तो ये भी 3 गो 3 हो जाएगा। तो इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, तो आर बराबर में क्यूब रूट करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 7 या 21। और जो पूछा गया है आपका गोले का त्रिज्या, वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बस। ओके, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह सभी मानवों की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे, ये भी सही बात है। यहाँ ध्यान रखिए कि राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने जो सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था एकेश्वरवाद का दिया था। एकेश्वरवाद का मतलब होता है वन गॉड, एक ही भगवान की इन्होंने बात की थी, और ब्रह्मा को इन्होंने प्रमुख माना था, ब्रह्मा को। इसीलिए इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना भी की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एकेश्वरवाद सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वो राजा राम मोहन राय का दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट सही। तीसरा, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये पॉइंट गलत है। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को प्रमुख माना था, वेद को प्रमुख माना था। राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने वेद को रिजेक्ट किया था। इनके हिसाब से वेद से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उपनिषद है, उपनिषद को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दोनों में अंतर ये था। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी, ये पॉइंट हुआ, ये फर्स्ट का है।
तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। और इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने, यह भी ध्यान रखिए, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है, इतने पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं आप। एक प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। बात 1909 की है। इस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, एक तो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे महात्मा गांधी 1915 को। उसके पहले इनकी सारी एक्टिविटी साउथ अफ्रीका में हुई। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में ही। और 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो प्रारंभ किया था। रंग भेद के विरुद्ध विद्रोह या लड़ाई अफ्रीका से इन्होंने शुरू की थी। तो ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये हिंद स्वराज जो पुस्तक है उससे एक्चुअली में लिया गया है। ऊपर के स्टेटमेंट को हिंद स्वराज से लिया गया है। इस हिंद स्वराज में उन्होंने मुख्य रूप से कहा था कि विदेशी निर्भरता समाप्त करो, आत्मनिर्भर बनने की बात की थी। उस टाइम पर इन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था, आत्मनिर्भरता की कहानी थी। यह है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज का कंसेप्ट, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौड़ा चौड़ी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, बिल्कुल सही है। ये 5 फरवरी 1920 में होने वाली ये घटना थी। ये जो असहयोग आंदोलन है 1920 में नागपुर अधिवेशन जो हुआ था, नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें इसकी पुष्टि की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी नागपुर अधिवेशन से। चौड़ा चौड़ी जो है ये गोरखपुर में है, यूपी के। इसमें क्योंकि रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा कि आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन यहाँ पे हिंसा होने की वजह से 5 फरवरी 1920 को उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण, जब वो लौट के आए थे अफ्रीका से इंडिया, तो डेट था 1915। इस 1915 में ही अपने सबसे पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में दिया था। और इन्होंने अपना पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक गुरु जो महात्मा गांधी के थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, तो ये पॉइंट भी सही निकल गया। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये पॉइंट गलत है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, सी। क्योंकि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। जैसे ही ये चौड़ा चौड़ी कांड हुआ 5 फरवरी 1921 को, चौड़ा चौड़ी कांड हुआ, वैसे ही इन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया, गिरफ्तार इनको किया नहीं गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्चुअली में 3। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3rd सही नहीं है। आगे आइए 4 पे। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल जो समाचार पत्र है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन आरंभ किया था इन्होंने।
मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था, एक बुक भी लिखा था। ये बुक है उनकी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो अल हिलाल इन्हीं की पत्रिका है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, ये एक्चुअली में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी, जो उस समय बंटवारे से पहले भारत का उत्तर पश्चिम इलाका होता था, पश्चिमोत्तर भारत जिसको कहते थे, नॉर्थ वेस्ट जो इलाका था, उसमें ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था, लाल कुर्ती संगठन का नाम था, और इसी की सहायता से ये आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, काफी ज्यादा इनका योगदान है। देश के बंटवारे के विरुद्ध थे, ये भी विरुद्ध थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे सूची 1 को 2 से मिलाना होता है। यहाँ पे देखिए, ये 1857 में क्या क्या घटना हुई थी विद्रोह में, उससे संबंधित ये पॉइंट सारा दिया हुआ है। कुंवर सिंह की बात की गई है, वीर कुंवर सिंह जो बिहार के थे, जगदीशपुर के। ये घायल हो गए थे और घायल होने के कारण अपने पूर्वजों के घर में इनकी मृत्यु हुई, तो फर्स्ट का बी हो गया। नाना साहब, ये कानपुर के, और इनके साथ बेगम हजरत महल, ये दोनों नेपाल चली गई थी, तो नेपाल पलायन हो गया, 2 का डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1B 1B एक ही ऑप्शन है, तो 2 का डी हो गया। थर्ड जो है बख्त खां, ये अवध में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मृत्यु। ये बख्त खां जो थे, ये दिल्ली के थे, बहादुर शाह द्वितीय के ये सैनिक थे। फोर्थ का सी मौलवी अहमदुल्ला, पुबेन के राजा द्वारा हत्या इनकी कर दी गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई जो है, ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु हुई। इसमें हीरोज यहाँ पे जो था रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे, ग्वालियर में ह्यूरोज नाम का एक कैप्टन था, अंग्रेज कैप्टन, जिसके साथ झांसी की रानी ने लड़ाई की और अंत में वो हार गई थी। करेक्ट आंसर इसका हुआ आपका 5 का सी। 6 पे आइए, क्रांतिकारी आतंकवादियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पहली बात तो यह कि भारत में ध्यान रखना है कि जो क्रांतिकारी घटना होती है, क्रांतिकारी घटना है, इसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। बंगाल फर्स्ट, पहली संस्था जो है क्रांतिकारी घटना की, पहली संस्था जो है उसका नाम है अनुशीलन समिति। ये पहली क्रांतिकारी संस्था थी जिसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई थी, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। और इस अनुशीलन समिति की बातों के प्रचार प्रसार के लिए युगांतर नाम का एक पत्रिका भी, युगांतर नाम का पत्रिका भी प्रकाशित किया गया था। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो है वो बंगाल से हुई। अनुशीलन समिति की एक जो शाखा है, एक ब्रांच है, एक ब्रांच वो पटना में भी स्टेब्लिश्ड हुई थी 1913 में। ये सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये भी एक क्रांतिकारी थे 1913 में। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नाम की एक बुक लिखी थी, ये भी याद रखना है, बंदी जीवन नामक एक पुस्तक लिखा था। तो पहली क्रांतिकारी जो घटना है वो बेसिकली बंगाल से अनुशीलन समिति के रूप में हुई थी। अब इसमें से पॉइंट क्या क्या कह रहा है, क्रांतिकारी आतंकवादियों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? भारत एवं विदेश में गुप्त संस्थाओं का गठन बिल्कुल किया गया। विदेशों में अगर आप देखें संस्था, जैसे कि 1915 को याद रखना है आपको कि महेंद्र प्रताप यूपी के थे, जमींदार थे और नेता भी थे। प्रताप, इन्होंने इन्होंने फर्स्ट अस्थाई भारत सरकार की स्थापना काबुल में की थी, काबुल में की थी, ये आपको याद रखना है, महेंद्र प्रताप ने। दूसरी बात ये कि विदेश की बात अगर हम करते हैं तो
लाला हरदयाल ने 1913 में गदर की स्थापना की अमेरिका में, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में। विदेशी संस्था थी। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पंपलेटों को प्रकाशित करके ये बताया करते थे अपने विचारों को लोगों के साथ, जैसे युगांतर हुआ, बंदी जीवन, इस प्रकार के बहुत सारे पत्रकार थे। दमनकारी ब्रिटिश अधिकारियों तथा देशद्रोही भारतीयों की हत्या करके, ये भी, जैसे सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद उसके साथ थे, राजगुरु ने, जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी। अधिकारियों की हत्या भी इनका काम था। सैनिक षड्यंत्र का गठन भी ये करते थे। बैंकों, पुलिस थानों, सरकारी शस्त्रागारों पर छापे भी ये मारते थे। चटगांव शस्त्रागार की जो घटना थी सूर्यसेन से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार की घटना जो है ये सूर्यसेन से संबंधित है। सूर्यसेन बंगाल के, ध्यान रखिएगा। ये शस्त्र को उठा के ले गए थे, सारे शस्त्र जो थे, हथियार जो थे अंग्रेजों के, उसको लूट लिया गया था सूर्यसेन के द्वारा। उस क्षेत्र के एक शिक्षक थे, बाद में क्रांतिकारी बन गए थे। 1 2 3 4 5 सही है। आम जनसभाओं का गठन, क्रांतिकारी आम जनसभा का गठन नहीं करते थे, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो 1 से लेके 5 तक सही है। 1 2 3 4 5, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा। तिलक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनका मानना था कि समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता आनी चाहिए। ठीक, वो समाज सुधार कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाने के पक्ष में थे। वह समान सुधार के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहल के विरोधी थे। दूसरा वाला पॉइंट असत्य है। उनका मानना था कि समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वतंत्रता आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उनका कहना था कि पहले राजनीतिक रूप से हम लोगों को स्वतंत्र करें, अंग्रेजों के रहने से हम किसी प्रकार का समाज सुधार यहां नहीं कर सकते हैं, पहला सही। दूसरा गलत है, कांग्रेस द्वारा शुरू करने के पक्ष में नहीं थे। वो समाज सुधार के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहल के विरोधी थे, बिल्कुल सत्य। वह सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे, यह भी सही। उन्होंने धर्म को राजनीति से लग रखा, गलत पॉइंट है। धर्म को राजनीति का एक हथियार बनाने का काम तिलक ने ही शुरू किया, जब उन्होंने 1893 और 1895 में एक पहले गणेश उत्सव और फिर शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया, और इस तरह से उन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ने का काम किया था, तो अलग नहीं रखा था। तो 2 और 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, तिलक का लिखा हुआ था। ठीक है, इन स्लोगन था। और इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी। रहस्य लिखा हुआ था तिलक के बारे द्वारा। आगे एक को दूसरे से मिलाना है। इंडियन सोसाइटी, ये आनंद मोहन बोस की संस्था थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ए का 4 हुआ, ए का 4, सीधे आंसर तो निकल गया ही। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बी है, ये दादा भाई नौरोजी की थी, थर्ड हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, ये द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा था, सबसे पहली संस्था थी ये। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर की है। इस तरह से कुल मिला के आपका जो आंसर है वो निकल के आया सी, 8 का। प्रदेशीय नियोजन का संबंध है, देखिए इसको इंग्लिश में एक्चुअली में कहते हैं रीजनल प्लानिंग। ठीक है, रीजनल प्लानिंग इसको कहा जाता है। रीजनल प्लानिंग का मतलब यह होता है कि सेंटर, स्टेट और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट से लेके विलेज लेवल तक जो प्लानिंग हो, ये रीजनल कहलाता है, ये रीजनल प्लानिंग कहलाता है। ठीक, तो प्रदेशीय नियोजन यानी रीजनल लेवल पर, छोटे लेवल पर विकास को आगे बढ़ाना कैसे है,
उससे संबंधित योजना कैसे बनाना है, नियोजन मतलब प्लानिंग, योजना बनाने का काम जो करना है, ये कहलाता है प्रदेश नियोजन, यानी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। किसी विशेष क्षेत्र का विकास कैसे करना है, छोटे स्तर के क्षेत्र का, वो इसका बेसिकली काम होता है। यहाँ पे सेंटर से स्टेट, स्टेट से फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से विलेज, विलेज का मतलब आप समझिए यहाँ पंचायत, पंचायत का गठन इसीलिए किया ही गया था क्योंकि प्रदेशीय नियोजन या क्षेत्र विशेष के विकास के लिए पंचायत का गठन हुआ था कि निचले लेवल पर इस काम को किया जाए। और ये सेंटर से या स्टेट से जो सीधे पंचायत को पावर दिया गया, पंचायत को, इस पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इसको क्या कहेंगे, तो इसको विकेंद्रीकरण के नाम से जानेंगे, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, देखिए कॉपर की बात है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास एमपी आता है, सेकंड में राजस्थान आता है, और थर्ड जो है इसमें झारखंड आता है, झारखंड आता है। कुल भारत के कॉपर का लगभग 4% करता है ये, लगभग 43%, 44 के आसपास राजस्थान है और 53 के आसपास लगभग जो है ये राजस्थान है। तो इस तरह से इसमें यह ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आंसर तो ये हो गया। राजस्थान का एक सबसे फेमस है कॉपर के लिए जो क्षेत्र है उसको खत्री के नाम से जाना, खत्री, ये तांबे के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कॉपर का काफी अधिक इसमें प्रोडक्शन होता है। इसमें एक पॉइंट और याद रखिए कि कॉपर जो है इसमें अगर रस्टिंग हो जाए, रस्टिंग, रस्टिंग यानी जंग लगे, जंग लग जाए तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है ये ब्लू ग्रीन जैसा हो जाता है, ब्लू ग्रीन जैसा कलर इसका हो जाता है। ठीक, और ये कंडक्टर है, कंडक्टर यानी चालक है, इसमें से करंट वगैरह पास करती है कॉपर में से। भारत पाकिस्तान परिवहन सेवा की बात यहाँ पे की गई है, तो इसमें देखिए ए का सेकंड कारवां, बी का 1 दिल्ली लाहौर का है, दोस्ती एक्सप्रेस ये बेसिकली जो है लाहौर अमृतसर, और थर्ड एक ये। तो आंसर आपके पास निकल के आया ए सेकंड, ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड और डी 4। ये एक्चुअली में भारत और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया है जो भारत से अलग अलग, भारत के एक शहर को पाकिस्तान के एक शहर से जोड़ने का काम करती है, बेसिकली यही है। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? देखिए लेटराइट मिट्टी का मतलब ये हुआ कि ये आपका रॉक्स है, चट्टान है, काफी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तापमान तो ये रॉक्स टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, और काफ़ी हाई अगर वहाँ पे रेन भी हो जाए, बारिश भी हो, तो टूटते हुए चट्टान जो है ये अपर्दित होते हैं, एरोजन होता है इनमें, और एरोजन होने के बाद काफ़ी कुछ इससे निकल जाता है और तब जो मिट्टी बनती है ये मिट्टी कहलाती है लेटेराइट मिट्टी। इसमें मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें आयरन और एल्यूमिनियम पाई जाती है, हमेशा ध्यान रखिए, आयरन और एल्यूमिनियम। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहीं इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये चट्टानों के ऊपरी हिस्से के टूटने से, हटने से और तब बचे हुए से ऐसी मिट्टी बनती है। तो पहला पॉइंट यह है कि आर्द्र आयन वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं, बिल्कुल जहाँ पे ये ढलान हो और जहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो वहाँ की मिट्टियां बेसिकली होती है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां होती है, अपक्षालित मतलब वही हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ये रोज करती है, टूटती है, निकलती है
और तब जाके मिट्टी बनती है। ये इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पॉइंट गलत। कौन सही नहीं है? तो ये करेक्ट आंसर हो गया सी। सी सही नहीं, चूना नहीं होता बल्कि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी होती है ये मुख्य रूप से नारियल वगैरह जो होता है उसके फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। चाय भी इसमें होता है, कॉफ़ी भी इसमें होता है। इस प्रकार की होती है। पहाड़ी ढलानों पर इस प्रकार की मिट्टी बेसिकली पाई जाती है। जैसे तमिलनाडु केरल वगैरह का इलाका है वहाँ पे ये पाई जाती है। चूना प्रचुर मात्रा में इसमें बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई मिट्टी एसिडिक हो गई हो, जिसमें एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको चूना कहा जा रहा है, लाइम भी इसको कहते हैं, लाइम, इसको मिलाकर मिट्टी की एसिडिटी को घटाया जाता है। मिट्टी की एसिडिटी घटाई जाती है, हाँ, उसे बेसिक बनाया जाता है। बेसिक यानी क्षारीय बनाया जाता है। चूने का काम बेसिकली यही होता है। भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? तो नाल्को है, नाल्को को नवरत्न दिया गया है। एल्यूमिनियम जो है भारत में फर्स्ट पोजीशन पे ओडिशा है, जो एल्यूमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है हमारे देश में। एल्यूमिनियम, ये खास बात क्या है कि इसमें जंग नहीं लगता है। ये एक ऐसा मटेरियल है या सब्सटेंस है, एलिमेंट है, नहीं लगता है। नहीं लगता है क्योंकि यह यह अपने ऊपर स्वयं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक परत, लेयर बनाता है, जो उसे जंग से बचाता है। ये खास पॉइंट है एल्यूमिनियम का, ये पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचे बादल कौन से होते हैं? याद रखिए, इसमें सबसे ऊंचे बादल आपके पक्षाब बादल होंगे। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पर पाया जाता है, लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, 20,000 फीट की ऊंचाई पे। वर्षा वाले जो बादल हैं ये मुख्य रूप से 5,000 फीट की ऊंचाई पे होते हैं। बेसिकली ये जो जो रेन, जो बारिश करवाते हैं, इनसे बारिश नहीं होती है। ऊपर केवल ये इस तरह से छोटे छोटे फॉर्म में इस तरह से दिखते हैं, टूटते हुए फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, इस तरह से टूटते हुए फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। दूसरी बात ये काफ़ी हाई पे होते हैं, इसलिए इनमें वाटर के बदले वाटर नहीं होता, बल्कि ये बादल पूरी तरह से आइस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी घटा हुआ होता है, इसलिए आइस के रूप में कंसंट्रेट होते हैं। नेक्स्ट पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, लौह इस्पात पिट्सबर्ग, पोत निर्माण लुसाका। देखिए इसमें मेल खाता है। एक तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो स्टील इंडस्ट्री है वो पिट्सबर्ग उसके लिए जाना ही जाता है काफ़ी पहले से। ये एक्चुअली में यूएसए के शहर हैं ये, लॉस एंजलिस और पिट्सबर्ग। स्वचालित वाहन उद्योग की जहाँ तक बात है, लॉस एंजलिस में पहले होता था, बहुत कम है अभी भी, हालांकि हम आंसर इसका करेक्ट लगा सकते हैं कि भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यूएसए का जो डेट्राइट शहर है, डेट्राइट, ये ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा सेंटर है। ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा सेंटर है डेट्राइट, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये भी सही और ये भी सही हो गया। पोत निर्माण उद्योग पे यहाँ डाउट है थोड़ा सा, लुसाका शायद नहीं होता है ये, जापान सबसे अधिक मात्रा में ये करता है इसको। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ, एक से अधिक हो जाएगा डी, क्योंकि दो तो ऑलरेडी सही हो ही चुका है, तो डी इसमें से सबसे सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। 15। 16 पे आइए, चिली का चुकीका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है, चिली, चिली कॉपर के लिए फेमस है। फर्स्ट प्रोडक्शन, फर्स्ट कंट्री है प्रोडक्शन में चिली फर्स्ट कंट्री है, सबसे अधिक यही करता है। और फर्स्ट, दूसरे नंबर पे पेरू है, पेरू ये सेकंड है। और ये चिली और ये पेरू दोनों साउथ
अमेरिका कॉन्टिनेंट महादेश के देश हैं जो इस तरह का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कह रहा है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप 1/f 100 है तो 100 1/100 यानी 0.01 सेकेंड, ये हो गया टाइम पीरियड। तो ये आंसर हो गया। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो है यही रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये टाइम पीरियड है, ये जो है आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरह से लगाए। एक द्विघनात्मक आयन, मतलब चार्ज इस पे 2 दिया हुआ है, द्विघनात्मक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप देखिए तो इस एलिमेंट का कितना हो रहा है, 2 + 8 + 14, 24 हो गया, 24। और उसमें से +2 द्विघनात्मक आयन है, 2 चार्ज और उस पे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और उसने डोनेट किया है, तो प्लस में यहाँ 2 और कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 26, टोटल इलेक्ट्रॉन 26। तो जो इतने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में उतने ही प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन भी कुल मिला के हो गए 26 है। और परमाणु भार 56 है। परमाणु भार का मतलब यहाँ पे हुआ मास नंबर, जिसको कहते हैं मास नंबर, और मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना है। मास नंबर है 56, नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 - 26 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 56 में 26 0 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 30, आंसर हो गया। कोई वस्तु निश्चित त्वरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ विराम से चलना शुरू करता है। विराम का मतलब यहाँ हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका वेग कितना होगा, यानी v कितना होगा, ये पूछ रहा है। एक इक्वेशन देखिए तो v इज इक्वल टू होता है u + at। इसमें v पूछ रहा है, v वाला ले लिया, u भी दिया ही हुआ है और एक्सेलरेशन के साथ हमने रिलेशन दिखाया है। अब इसमें u तो 0 है, v इज इक्वल टू at है, a आपका कांस्टेंट है, तो ये अगर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर लगाइए तो t आ जाएगा, यानी जो वेलोसिटी है वो t के प्रोपोर्शनल है, सीधे समय के समानुपाती। करेक्ट आंसर सी हो गया, सीधे समय के समानुपाती हो गया वेलोसिटी। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? देखिए, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 18 प्रोटॉन, और प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या इसको परमाणु संख्या कहा जाता है, परमाणु संख्या। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 18, ये हो गया P एटॉमिक नंबर। और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है, जो अभी बताया था हमने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया 38। 38, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। सिंपल आंसर है 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण तो यही है, क्योंकि जो प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो 18 इसी में है। करेक्ट आंसर बी हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नासिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है, इस तो वही कहा ही जाता है उसको शुक्र वाहिका। तो पहले ही आंसर है, इसमें दिया हुआ है कुछ, इसमें तो बताने वाली चीज नहीं है, इसको शुक्र वाहिका ही कहते हैं। वृषण या टेस्टिज जो है ये एक्चुअली में टू प्रोड्यूस स्पर्म, इसके निर्माण के लिए जो है ये बेसिकली उत्तरदायी है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो इसका फॉर्मेशन होता है
ये शरीर का जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे 2 से 3 डिग्री कम सेंटीग्रेड पर इस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी लगभग 35 डिग्री मान के चलिए 34 से 35 डिग्री पर इसका फॉर्मेशन होगा। इसीलिए शरीर से बाहर रहता है क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए, जितने भी ग्रेविटी एक्चुअली में एक फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइप के फोर्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है कंजर्वेटिव और दूसरे को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट, और जो नॉन कंजर्वेटिव हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। पाथ डिपेंडेंट मतलब इसका एग्जाम्पल होगा ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्व बल, और इसमें आ जाएगा फ्रिक्शन, घर्षण, जो पाथ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन, घर्षण, ठीक है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक गया है तो रास्ते का नेचर कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही केवल मतलब रहेगा, उसी पर वो चीजें डिपेंड करेगी, तो पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस तरह से वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था में परिवर्तन के अंतर, अल्टरनेट में वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर, उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है, ये दोनों तो करेक्ट है, लेकिन सी वाला गलत है। उस रास्ते पर वो डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, रास्ते से स्वतंत्र होती है। तो उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है उस पर वो डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट यहाँ पे इस पर निर्भर नहीं करता, तो पथ पर निर्भर नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी। ग्रेविटी जो है ये अर्थ के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है तो उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। फॉर्मूला उसका mg होता है, mg। इसी फोर्स को वेट भी कहा जाता है, भार। इस फोर्स को भार या वेट भी कहा जाता है। ये जो है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स जो होती है, गर्भ निरोधक जो ये गोलियां होती है, इसमें अधिकतर क्या पाया जाता है? इसमें बेसिकली दो चीज पाया जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों पाया जाता है। देखिए, इसमें दोनों जो पाया जाता है ये पॉइंट गलत है। एस्ट्रोजन इसमें लिख लीजिए, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एस्ट्रोजन प्लस में प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों चीजें पाई जाती है इसमें गर्भ निरोधक गोलियां में। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, हार्मोन्स जाना जाता है। और ये एस्ट्रोजन जो होता है ये वुमेन के सेकेंड सेक्स कैरेक्टर को डेवलप्ड करने के लिए हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों का उपयोग किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एक टेस्टेस्टेरोन होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। तो ये एक करेक्ट आंसर 23 का आप ये लिख लेंगे अलग से, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन यहां छोड़ देना थर्ड का। FSH और LH जो है इसका प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है।
इतने पॉइंट्स आप याद रखें। ऑपरेशन 2.5D क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है। इसका अर्थ एक्चुअली में क्या है? इसका अर्थ है, देखो पहली बात तो ये कि जो आई डिफेक्ट है ना, आई डिफेक्ट, आंख में जो प्रॉब्लम होती है, ये बेसिकली 3 तरह की होती है। एक को कहते हैं मायोपिया, मायोपिया, एक को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और एक को कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। मतलब नजदीक की चीज दिखेगी, दूर की साफ साफ नहीं दिखेगी। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर की चीज दिख जाएगी, नजदीक की नहीं दिखेगी, दूर दृष्टि दोष। इसमें दोनों में प्रॉब्लम है, नजदीक की चीजें साफ साफ दिख सकती है ना, दूर की चीजें दिख सकती है। निकट दृष्टि दोष को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग, और प्रेस बायोपिया के लिए कनकेव प्लस कन्वेक्स दोनों का उपयोग होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेस बायोपिया है तो उसके ऑप्टिकल्स में, चश्मे में जो दोनों लेंस लगेगा वो कहाँ कहाँ होगा? कनकेव ऊपर होगा यानी अवतल, और कन्वेक्स नीचे होगा। ये ध्यान रखिएगा। इतना इसमें ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस वो ह्यूमन आई में यही होता है, मानव आंख में कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। और लेंस जो है कन्वेक्स लेंस, इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस है इसकी पावर हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, लेंस की पावर किसको कहते हैं? तो जब एक ये लेंस है, इस पर जब लाइट गिरती है ना, तो लेंस लाइट को मोड़ने का काम करती है। जितना ज्यादा वो मोड़ेगी बिल्कुल निकट, हम कहेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा। और जितना लेंस पे लाइट गिर गई और वो मोड़ नहीं पाई, बेंड नहीं करवा पाई, और लाइट दूर जाकर अगर मिली, तो हम कहेंगे कि उसका पावर है कम। और जहां लेंस से लाइट मिलती है जितनी दूर, उसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। यहां भी फोकस दूरी है। इससे पता क्या चला? पावर ज्यादा तो फोकस दूरी कम, पावर कम तो फोकस दूरी ज्यादा, यानी पावर और फोकस दूरी उल्टा होता है। इसीलिए पावर को फोकस दूरी के साथ रिलेट इस तरह से किया जाता है। यहाँ पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिशियन 2.5D क्षमता वाले निहारक लेंस की बात कह रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि वो लेंस दो उत्तल लेंस का संयोजन है जिसकी क्षमता 2D होती है, जिसके सहारे उसको करेक्ट किया जाता है। ए इसका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ये इन्होंने ओडिशा से शुरू किया है। अभी चूंकि एनईपी आया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एनईपी 2020, इसमें कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो एनईपी के तहत ही ये ओडिशा में एक नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें 2 पॉइंट को याद रखेंगे। एक तो ये कि 6th क्लास से व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है, कॉमर्शियल एजुकेशन जो है ये बच्चों को दी जाएगी 6th क्लास से। और 2030 रखा गया है, 2030 ग्रॉस इनरोलमेंट का, कि कंप्लीट जो हम एजुकेशन में 100% एडमिशन जो होना चाहिए, 100% 2030 तक सारा एडमिशन कंप्लीट हो, सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। 2030 तक का टारगेट इसमें रखा गया है। 2 इंपॉर्टेंट एनईपी 2020 का। रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नल प्रोजेक्टर के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह है आईसी लिमिटेड के साथ रेलटेल ने समझौता किया है, ताकि इसको क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। ये बेसिकली आरईसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, जूनिपर वृक्ष को अभी हाल फिलहाल में लद्दाख जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक राज्य वृक्ष बेसिकली घोषित किया गया है। यूटी की कुल संख्या प्रेजेंट में 8 है, ये आपको याद रखना है। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? स्लाइस नाम का जो स्टार्टअप है, एक्चुअली में
ये बेसिकली पेमेंट एंड क्रेडिट से संबंधित स्टार्टअप है, पेमेंट गेटवे के रूप में काम करने वाला एक है, और इसको ये नॉर्थ होना चाहिए, ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ आरबीआई ने मंजूरी दी है अपने आप को ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है। 28 का आंसर ये है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, चंद्रयान-3 जिससे उतरा था स्पेस क्राफ्ट से, या उसको लॉन्च व्हीकल्स कहें, यानी हिंदी में कहेंगे उसको प्रक्षेपण यान, वो था GSLV मार्क 3। इसके सहारे उतारा गया था, ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बार बार आएगा ये। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3 जो है, इसके सहारे चंद्रयान-3 को उतारा गया था। जिस जगह पर उतरा था उसका नाम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे देश के शिव शक्ति दिया गया था, तो याद रखिएगा, उस छोटे से जगह का नाम दिया गया है चंद्रमा पर, ये शिव शक्ति। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया? ये मंझगांव शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा तैयार किया गया है महेंद्रगिरी। ये एक डिस्ट्रॉयर होता है जो समुद्र से ही लड़ाई करने में सक्षम होता है, और इसको अल्फा 17, प्रोजेक्ट अल्फा 17 नाम का ये कोड था, ये भी याद रखिएगा। इसके तहत इसको डेवलप किया गया महेंद्रगिरी को, प्रोजेक्ट अल्फा 17 के तहत। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? ये तो सात्विक राइज और चिराग शेट्टी थे, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, ये फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाला, लंबे समय से अपने रैंक पे रहने वाला आइसलैंड देश है जो टॉप पे है हमेशा। इंडिया जो है, भारत को 126वां स्थान दिया गया है, यानी काफी अधिक अशांत देशों में हमारा देश शामिल है इस ग्लोबल पीस इंडेक्स के मामले में। 126वां स्थान इसको दिया गया है। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।